अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे लास्ट मेरा जो केस था उसके ऊपर जिसने भी कमेंट किया, मुझे इंकरेजमेंट मिली। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोग कुछ लिख दिया करें। तो किसी ने मुझे कहा था कि लॉन्ग केस मैं करवा दूँ स्ट्रोक पे, तो स्ट्रोक पे मैंने प्रिपेयर किया है 1 हफ्ते में, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, वही जैसे आप हिस्ट्री लेते हैं बायोडाटा हर पेशेंट का, तो मैं लिख देती हूँ ताकि आप हर पेशेंट की हिस्ट्री जब लें तो इसी नज़र से लें कि आपको एक दिन जाके अपने जो है वो लॉन्ग केस में करनी होगी। ठीक है, इम्तिहान जब आप दे रहे होंगे तो उस तरह से आप लिया करें ना। एग्ज़ामिनेशन भी हर पेशेंट का आप करते रहेंगे रोज़ाना रोज़ाना, तो आपको कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो बायोडाटा में आपने नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रेजिडेंस, सोशियो इकोनॉमिक्स हर पेशेंट का पूछिए। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ज़ाहिर है वो बताएगा वीकनेस है, पैरालिसिस है, हेडेक है, या जो भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो आगे चल के मैं आपको बता रही हूँ। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में फ़र्स्ट क्लू आपको जो है ना वो ये लेना चाहिए कि एनाटमिक एरिया का आपको पता चल जाए कि लेवल ऑफ लीजन क्या है हिस्ट्री से, और फिर एग्जामिनेशन से आप उसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर तो पहला आप हिस्ट्री में पूछेंगे ऑनसेट। ज़ाहिर है स्ट्रोक का ऑनसेट एब्रप्ट होता है, रैपिड ऑनसेट विद इन सेकेंड्स और मिनट। इसका मतलब होता है वेस्कुलर इवेंट है या सीजर है। ठीक है, यानी कि जब भी रैपिड ऑनसेट होगा एब्रप्ट सा विद इन सेकेंड्स और मिनट्स, तो या तो वेस्कुलर इवेंट होगा यानी कि स्ट्रोक, या फिर सीजर हो सकता है। प्रोग्रेसिव ये मैंने इसलिए लिख लिया है कि हो सकता है कि और न्यूरोलॉजिकल इवेंट्स हों तो उनकी हिस्ट्री आप जब लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पूछनी है। प्रोग्रेसिव है या इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट यानी कि विद इन 24 आवर्स से पहले वो ठीक हो गया सारे सिम्टम्स, तो TIA हो सकता है। या इंटरमिटेंट कुछ दिन हुआ फिर सही हो गया, फिर आपने हिस्ट्री ली 1 साल पहले या 6 महीने पहले इस तरह हुआ था, फिर सही हो गया, वीकनेस हुई या कुछ हुआ, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हो सकता है। ट्रांजिएंट रेमिशन और रिग्रेशन ऑल्सो पॉइंट्स टू इस्कीमिया रादर देन हेमोरेज। ठीक है, मतलब रेमिशन हुआ फिर रिग्रेशन हो गया, तो ज़ाहिर है हेमोरेज नहीं, ये इशारा कर रहा है इस्कीमिया हुआ होगा। दूसरा आपने पूछा है पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, लोकलाइज्ड है, डिफ्यूज़ है। A gradual evolution of the symptoms over hours or days suggests toxic, metabolic, infectious or inflammatory process. Progressive symptoms associated with systemic manifestations of fever, stiff neck, altered level of consciousness imply an infectious process. ठीक है, relapsing and remitting symptoms involving different levels of nervous system suggest MS. Slowly progressive symptoms without remission are characteristic of neurodegenerative disorders, यानी कि बस remission नहीं हो रहा और उसी तरह चले जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, तो वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की तरफ इशारा करते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शंस एंड न्यूप्लाज्म उसमें भी इसी तरह होता है। ठीक है, फिर तीसरा आप एसोसिएटेड फीचर्स पूछेंगे उससे पहले, जब पेशेंट को ये अब्रप्ट ऑनसेट हुआ तो उसके साथ क्या हुआ था। हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, वर्टाइगो, डिजीनेस, नमनेस, ब्लड विजन, डिप्लोपिया। अब ये सारी चीज़ें जो है ना डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, जो भी हेमरेज जहाँ पे हो गया या इस्कीमिया हो गया उस हिसाब से होंगी, या एंटीरियर सर्कुलेशन का स्ट्रोक हुआ है या पोस्टीरियर सर्कुलेशन का हुआ है तो उसमें वर्टाइगो, डिस्फेजिया, डिजीनेस, इस तरह की चीज़ें, नोजिया, वॉमिटिंग भी मिल सकता है। चौथा आपने पूछना है लोकलाइजेशन ऑफ द लीजन करना है। फॉर एग्जांपल अ राइट हैंडेड पेशेंट विद राइट हेमिपेरेसिस विदाउट अ लैंग्वेज डेफिसिट लाइकली हैज़ अ लीजन। कहाँ पे होगा, इंटरनल कैप्सूल, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में। डिफरेंट, अब ये डिफरेंट होगा फ्रॉम दैट ऑफ अ पेशेंट विद राइट हेमिपेरेसिस एंड एफेजिया। एफेजिया हुआ है तो फिर लेफ्ट हेमिस्फीयर में हुआ ना वो। 5 आपने पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स पूछने हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट डिस्क्राइब करे, जैसे टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है, पैरास्थीजिया किसी तरह का अगर हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा कहीं का भी। ठीक है, किसी भी लिम्ब का। अब कॉर्पोरेशन ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम अदर्स, हो सकता है कि पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाए उसको जब स्ट्रोक में हेमोरेज हुआ उसके बाद, तो आप फैमिली मेम्बर्स से भी लेंगे ना, या फिर उसको सीजर हो गया था या कुछ भी हुआ था। ठीक है,
तो it is always helpful to obtain additional information from family, friends or other observers to corroborate or expand the patient's description. Memory loss, aphasia, loss of insight, intoxication may impair the patient's ability to communicate normally with the examiner. Episodes of loss of consciousness necessitates that detail be sought from observer. अब अक्सर पता है मेरा जो कोलीग था ना, जो कई दफ़ा जो है ना उसका निकलता नहीं था ये FCPS पार्ट 2, उसको इतने मतलब उसकी बैड लगती पेशेंट ऐसे मिल जाते थे कि एक दफ़ा स्ट्रोक का पेशेंट आ गया, फ्रंटल लोब में कोई ट्यूमर था उसके, अल्लाह जाने क्या था, कि वो ना बिल्कुल बहकी बहकी बातें कर रहा था सही, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। यानी आपको फ़ौरन डिसाइड कर लेना चाहिए, थोड़े से आप सवाल आपने किया, अगर पेशेंट सही से हिस्ट्री नहीं दे रहा, आप फ़ौरन एग्जामिनर से कहें कि मुझे इनके किसी अटेंडेंट से हिस्ट्री लेनी होगी, ठीक है। तो वो उसने कहा नहीं तो सही हिस्ट्री नहीं ले सका हो। तो ये भी आप याद रखें कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट जो है वो उसकी सही मतलब ये कि बिहेवियर ही सही नहीं होता, तो आपको फ़ौरन जो है ना अटेंडेंट के लिए इजाज़त लेनी चाहिए कि अटेंडेंट से आप बात करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री लेंगे, बहुत सारी मतलब फैमिली हिस्ट्री यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की जैसे न्यूरोपैथीज़ होती हैं या कोई भी ऐसी डिज़ीज़ हो गई, शार्कोट मैरी टूथ डिज़ीज़, हम तो खैर वो कर रहे हैं डिस्कस स्ट्रोक, लेकिन फैमिली हिस्ट्री में आप फिर पूछेंगे ना कि मतलब जो रिस्क फैक्टर्स हुए स्ट्रोक के, जैसे हाइपरटेंशन हो गया या हार्ट डिज़ीज़ थी या जो है वो हाइपरटेंशन डायबिटीज़ मेलाइटिस थी, ठीक है, और इस तरह की जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो आप पूछेंगे। मेडिकल इलनेस, मैनी न्यूरोलॉजिक डिजीज़ अकर इन कंटेक्स्ट ऑफ सिस्टमिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ ब्लड लिपिड प्रीडिस्पोज टू सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़, ड्रग यूज़, एब्यूज़ एंड टॉक्सिन एक्सपोजर, सब पूछना आपको, ठीक है। अब पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री मैंने बता दी। टू असेस रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक, तो मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ शुड बी सॉट इन हिस्ट्री। हाइपरटेंशन के लिए नंबर 2 डायबिटीज़, 3 इस्केमिक हार्ट डिजीज़, 4 हाइपरलिपिडीमिया, 5 फैमिली हिस्ट्री, 6 सिगरेट स्मोकिंग, ये सब कुछ आप लेना। अब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाए। फिजिकल एग्जामिनेशन शुड बिगिन ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑफ द पेशेंट का आप उसी वक्त ज़ाहिर है कि ऑब्जर्व कर लेंगे। वाइटल साइंस में ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन विदाउट इंक्रीज इन द पल्स रेट, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब पल्स में क्या मिल सकता है आपको? एरिथमिया यानी कि इरेगुलर पल्स मिल सकती है आपको एट्रियल फिब्रिलेशन मिल सकती है, या बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन रेलिवेंट टू स्ट्रोक, इट शुड फोकस ऑन द पेरिफेरल एंड सर्वाइकल वेस्कुलर सिस्टम, मेजरिंग ब्लड प्रेशर जैसे आपने लिया, द हार्ट, एरिथमिया, मर्मर्स, एक्सट्रीमिटीज़, पेरिफेरल एम्बोलाई एंड रेटिना, इफेक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई जिसको हम कहते हैं हॉलन-हॉस्ट प्लेक्स, ठीक है। अ कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म टू लोकलाइज द एनाटॉमिक साइट ऑफ स्ट्रोक। अब मैंने ये सोचा है कि एग्जामिनेशन आपको मैं इंशाल्लाह जल्दी करवाना शुरू करूँगी, तो मैं फिर इसका भी करा दूँगी ना न्यूरोलॉजिकल, लेकिन आप देख लें कि आपको क्या क्या चीज़ देखनी है। न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन में असेसमेंट ऑफ मेंटल स्टेटस, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन यानी कि MMSE। फिर ये मतलब ये कि इस सीक्वेंस में आपको करना चाहिए। पहले आपने मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कर लिया, फिर एग्जामिनेशन ऑफ क्रेनियल नर्व्स करेंगे आप, फिर मोटर सिस्टम में आएंगे, फिर आप रिफ्लेक्सेस देखेंगे, फिर सेंसरी सिस्टम, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर गेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने बारी बारी करती हैं। अब मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको चेक करना है, फिर ओरिएंटेशन आपको पेशेंट से पूछ के चेक करनी है, फिर स्पीच आपने देखनी है उसकी, फिर लैंग्वेज देखनी है, फिर मेमोरी के लिए आप क्या करेंगे? पहले ही जब पेशेंट आया ना तो उससे आप 3 कोई भी नाम लेके ऑब्जेक्ट्स के और पेशेंट से कहें कि वो इमीडिएटली दोहरा दे, ठीक है। तो आपने ये शॉर्ट टर्म मेमोरी उसकी जो है ना वो चेक कर लिया। अगर जैसे कुछ भी आपने कहा, जैसे आपने कहा कुर्सी, मेज़ या पेंसिल, 3 आपने कोई भी ये अल्फाज दे दिया, उसे फ़ौरन दोहरा दिया उसने, फिर यही अल्फाज उससे 5 मिनट के बाद और 15 मिनट के बाद, जब आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, सब एग्जामिनेशन कर लिया, 15 मिनट तो हो ही चुके होंगे,
तो आप फिर पूछिए उससे वो, तो उससे आप फिर मेमोरी चेक कर लेंगे, ठीक है। फंड ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो भी वाक़यात वगैरह गुजरे हैं, या मतलब ये कि जो करंट या मुल्क के बारे में कुछ पूछ लें आप। इंसाइट एंड जजमेंट चेक करें। एब्स्ट्रैक्ट थॉट का मतलब ये है कि दो एक जैसी चीज़ें हैं लेकिन उनमें फ़र्क है, जैसे ऑरेंज हो गया या वो हो गया एप्पल, या फिर आपने चार टांगों वाले जानवरों के नाम पूछ लिए। कैलकुलेशन एबिलिटी में आप करवाएंगे या 20 नंबर से 3 सब्सट्रैक्ट करा के आप पूछते रहें, ठीक है, तो वो आप चेक कर लेंगे। तो और ज़्यादातर पेशेंट में जो है ना, इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हिस्ट्री ले रहे हो, पेशेंट सही से आपको बता रहा है, तो उससे ही आपको हो जाएगा, लैंग्वेज का आपको पता चल जाएगा, उसकी मेमोरी वो सही से बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है, उससे सब अंदाज़ा हो जाएगा आपको, ठीक है। मोटर एग्जामिनेशन फिर करना है, उसमें क्या क्या देखना होगा। मोटर एग्जामिनेशन में आप मतलब मसल का बल्क देखेंगे, एट्रोफी तो नहीं हुई है। फिर उसके बाद उसकी आप टोन देखेंगे, चेक करेंगे पैसिव मूवमेंट करा के कि टोन नॉर्मल है या बढ़ी हुई है या कम है। फिर उसके बाद आप उसकी फैसिकुलेशंस देख लेंगे, ठीक है। फिर आप जो है ना उसको पावर चेक करेंगे। नहीं, पहले आप वो कर लीजिए, रिफ्लेक्सेस चेक कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद पावर देख लें आप, तो और बिबिंस्की साइन लास्ट में आप देख लेंगे, ठीक है। तो एट्रॉफी जो है, अगर अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ना आप अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन में। तो अपर मोटर न्यूरॉन में तो एट्रॉफी कोई नहीं होती, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन में एट्रॉफी होती है। तो अपर मोटर न्यूरॉन फैसिकुलेशंस जो है अपर मोटर न्यूरॉन में नहीं होते, लोअर मोटर न्यूरॉन में होते हैं। टोन जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन में स्पास्टिक होती है और उसमें जो है लोअर मोटर न्यूरॉन में डिक्रीज़ होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकनेस आपने देख ली, पिरामिडल है, रीजनल है, और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन की और डिस्टल है, सेगमेंटल है। अब मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस देख लें तो आप अपर मोटर न्यूरॉन में आपको हाइपर एक्टिव या एग्जेजरेटेड मिल जाएंगी, और उसमें जो है या तो एब्सेंट होंगी लोअर मोटर न्यूरॉन में, या फिर जो है वो डिक्रीज्ड होंगी, ठीक है। और बिबिंस्की साइन जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में जो है वो पॉजिटिव होगा, और लोअर मोटर न्यूरॉन में जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये तो आप अगर हर पेशेंट का आप करेंगे तो आपको फिर ये सब पता चल जाएगा, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जल्दी जल्दी कर सकेंगे। अब स्ट्रोक के बारे में मैंने लिख लिया है कि सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड डिवास्टेटिंग डिसऑर्डर्स, इस्चेमिक स्ट्रोक एंड हेमोरेजिक स्ट्रोक। Stroke is the second leading cause of death worldwide. It remains the second most common disabling condition in individuals aged 50 or older worldwide. A stroke or cerebrovascular accident is defined as an abrupt onset of neurologic deficit that is attributable to a vascular cause. Thus, the definition of a stroke is clinical, and laboratory studies include brain imaging and they are used to support the diagnosis. ठीक है? Clinical manifestations of stroke are highly variable because of the complex anatomy of the brain and its vasculature. Cerebral ischemia is caused by a reduction in the blood flow that lasts longer than several seconds. Neurologic symptoms are manifest within seconds because neurons lack glycogen, so energy failure is rapid. If the cessation of flow lasts for more than a few minutes, infarction or death of the brain tissue results. ठीक है? When the blood flow is quickly restored, brain tissue can recover fully and the patient's symptoms are only transient. This is called transient ischemic attack or TIA. The definition of TIA requires that all the neurologic signs and symptoms last for less than 24 hours and resolve without evidence of brain infarction or brain imaging. मतलब ये कि अगर कोई weakness हुई, कुछ भी हुआ, हेमीपैरेसिस हुई, डिसआर्थरी और वट एवर जो भी हुआ, वो लेस दैन 24 आवर्स में सही हो गया, बिल्कुल कोई जो है डेफिसिट बाकी नहीं बचा, तो उसको हम TIA कहेंगे। और अगर 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं और जो सिम्टम्स हैं वो उसी तरह से रहे हैं तो फिर वो स्ट्रोक होगा। स्ट्रोक हैज़ अकर्ड इफ द न्यूरोलॉजिक साइंस एंड सिम्टम्स लास्ट फॉर मोर देन 24 आवर्स और ब्रेन इन्फार्क्शन इज डेमोन्स्ट्रेटेड। Focal ischemia or infarction usually caused by thrombosis of cerebral vessels themselves or by emboli from a proximal arterial source of the heart. तो कहीं से भी थ्रोम्बस जो है डिटैच होके एम्बुलस बन के छोटी सर्कुलेशन में आके फंस सकता है, ठीक है।
अच्छा, इंट्राक्रेनियल हेमोरेज जो है इट इज़ कॉज्ड बाय ब्लीडिंग डायरेक्टली इनटू अराउंड द ब्रेन. इट प्रोड्यूसेस न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स by producing a mass effect on neural structures from toxic effects of the blood itself or by increasing intracranial pressure. ठीक है. अब localization of the lesion, तो आपको ये देखना होगा लैंग्वेज लॉस एंड राइट होमोनीमस हेमिएनोपिया. तो मतलब ये कि जो हमारा एंटीरियर सर्कुलेशन है, एक पोस्टीरियर सर्कुलेशन है ब्रेन का. तो एंटीरियर सर्कुलेशन में हमारे पास मतलब एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं वो हैं कौन कौन सी? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. ठीक है. तो लैंग्वेज लॉस एंड राइट होमोनीमस हेमिएनोपिया का मतलब है लेफ्ट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एम्बोलाई से हो सकता है. अब देखना है आपको लार्ज वेसल, या तो लार्ज वेसल स्ट्रोक विद एंटीरियर सर्कुलेशन होगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, ये लार्ज वेसल्स हैं. कैन बी ऑक्लूडेड बाय यानी कि इंटरनल डिजीज़ ऑफ द वेसल इटसेल्फ, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस, डिसेक्शन हो सकता है, या फिर एम्बोलाई आके फंस सकते हैं. ठीक है. नंबर 2, लार्ज वेसल स्ट्रोक विद पोस्टीरियर सर्कुलेशन. तो एक पोस्टीरियर सर्कुलेशन है जिसमें जो वर्टिब्रल आर्टरी हैं फिर वो मिल जाती हैं, फिर बेजलर आर्टरी बनती है, फिर वो एंटीरियर के साथ मिला के सर्कल ऑफ विलस बन जाता है. ठीक है. फिर नंबर 3, स्मॉल वेसल स्ट्रोक भी हो सकता है विद आइदर वेस्कुलर बेड, यानी कि एंटीरियर का भी या पोस्टीरियर का भी. ठीक है. अब मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जिसे हम MCA से एब्रीविएट कर रहे हैं, तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाइज, आपको अगर पता है कि इट सप्लाइज द लेटरल सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर्स एक्सेप्ट नंबर 1 द फ्रंटल पोल, यानी कि जो फ्रंटल पोल है वो अलोंग द सुपीरोमीडियल ऑफ द फ्रंटल एंड द पैराइटल लोब्स विच आर सप्लाइड बाय द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी. ठीक है. तो लेटरल सर्फेसेस जो ब्रेन के हैं वो मिडिल सेरेब्रल से सप्लाई हो रहे हैं, सिर्फ फ्रंटल, और जो सुपीरोमीडियल ऑफ द फ्रंटल एंड द पैराइटल लोब है वो किससे हो रहा है? एंटीरियर सेरेब्रल से. फिर इसी तरह नंबर 2, लोअर टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल पोल जो है ना वो मिडिल सेरेब्रल से नहीं होता, वो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से होता है. ठीक है. PCA जिसे हम कह रहे हैं. अब मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का अगर अक्लूजन हो जाए, if the entire middle cerebral artery is occluded, the clinical findings are number 1, contralateral hemiplegia, hemianesthesia, number 2, homonymous hemianopia, number 3, gaze preference to the ipsilateral side जहाँ पे भी lesion है, number 4, dysarthria because of the facial weakness, number 5, global aphasia if dominant hemisphere is involved, number 6, apraxia, anosognosia and neglect if non-dominant hemisphere is involved. ठीक है. अब एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी भी एक ब्रांच होती है इसकी. तो दिस आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड सप्लाइज द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल एंड द वाइट मैटर पोस्टीरोलैटरल टू इट. इट्स ऑक्लूजन रिजल्ट इन कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लीजिया, हेमिएनेस्थीसिया, होमोनीमस हेमिएनोपिया. लेकिन उसमें एक बड़ी बात है कि इसकी जो टेरिटरी है इट इज़ ऑल्सो सप्लाइड बाय मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, यानी एंटीरियर कोरोइडल के अलावा वहाँ मिडिल सेरेब्रल भी आ रही है. तो अगर ये ऑक्लूड हो जाती है तो मिनिमल डेफिसिट होता है और पेशेंट फ्रीक्वेंटली जो है वो रिकवर भी कर सकता है, कर जाता है ज़्यादातर. अब इन्वेस्टिगेशन स्ट्रोक में आप क्या क्या कराएंगे? फ़ौरन जो है आप अगर स्ट्रोक के साथ पेशेंट आ गया है तो आप उसका हमेशा याद रखें कि नॉन कंट्रास्ट CT ब्रेन कराएंगे. ठीक है. या MRI भी करा सकते हैं, लेकिन सबसे सही होता है नॉन कंट्रास्ट CT ऑफ द ब्रेन. तो नंबर 2, CT और MRI बेस्ड एंजियोग्राफी टू विजुअलाइज द वेस्कुलेचर ऑफ द नेक एंड इंट्राक्रेनियल वेसल्स. नंबर 3, चेस्ट एक्सरे कराएंगे आप, फिर ECG कराएंगे, 5 यूरिनालिसिस करेंगे, 6 ESR, 7 सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, 8 BUN, क्रिएटिनिन, 10 फास्टिंग ब्लड शुगर, फिर लिपिड प्रोफाइल करेंगे आप, 12 PT और APTT करेंगे, क्योंकि अगर हेमोरेज है तो आप ये चीज़ें भी देख लेंगे ना कि कोई उसको कोगुलेशन डायथिसिस तो नहीं है. 13 में इकोकार्डियोग्राम करेंगे. ECG तो आपने कर लिया. इकोकार्डियोग्राम यानी कि एवेलुएट करने के लिए कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक तो नहीं है, उसमें तो नहीं कोई थ्रोम्बस पड़ा हुआ हार्ट में. अच्छा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकनेस उन्होंने बताया भी हो सकता है स्ट्रोक के अलावा किसी और चीज़ में पेशेंट प्रेजेंट हो गया हो.
हेमीपैरेसिस अगर हुई भी है ना, तो सीधा सीधा आपने ब्रेन सीटी कराना है प्लेन या फिर एमआरआई। तो ब्रेन सीटी प्लेन नॉन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट के साथ नहीं कराना आपने, ठीक है। अब आप देखेंगे उसमें अगर पैरापैरेसिस के साथ प्रेजेंट हुआ है पेशेंट, तो अपर मोटर न्यूरॉन साइंस है उसके साथ या लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन साइंस हैं तो उसके साथ क्या सेरिब्रल साइंस हैं, अगर हैं तो फिर आपने वही ब्रेन सीटी कराना है या एमआरआई कराना है, यानी कि नॉन कंट्रास्ट ब्रेन सीटी, ठीक है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन साइंस हैं लेकिन सेरिब्रल साइंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, स्पाइनल एमआरआई करेंगे, ठीक है, उस वक्त आप ये करेंगे। अच्छा, फिर पैरापैरेसिस के साथ अगर लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस हैं तो भी आप स्पाइनल, तो फिर आप क्या करेंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस अगर होंगे पैरापैरेसिस के साथ, तो आपने कराना है ईएमजी एंड एनसीवीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, आप पूरा देख सकते हैं इसमें जो है ना मोनोपैरेसिस, क्वाड्रीपैरेसिस में सब लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या होगा एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक का। तो आफ्टर द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक इज मेड, an orderly and prompt process of evaluation and treatment should follow. The first goal is to prevent or decrease brain injury, attend to the patient's airway, breathing and circulations यानी कि ABCs, and treat hypoglycemia और hyperglycemia if identified by finger stick testing। वो बहुत ज़रूरी है, जो भी पेशेंट आया आपके पास उसका आप फ़ौरन शुगर चेक करें। Perform an emergency non-contrast head CT scan to differentiate between ischemic from hemorrhagic stroke। There are no reliable clinical findings नहीं होती हैं जो conclusively separate कर सकें कि ये इस्कीमिया है या हेमोरेज है। पेशेंट को देख के आप नहीं बता सकते, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मोर डिप्रेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अगर पेशेंट का है, हायर इनिशियल ब्लड प्रेशर मिल रहा है और वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स आफ्टर ऑनसेट फेवर हेमोरेज एंड अ डेफिसिट दैट इज़ मैक्सिमल एट ऑनसेट और रेमिट सजेस्ट इस्कीमिया। लेकिन इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं करेंगे, आप नॉन कंट्रास्ट सीटी ही कराएंगे। Treatment designed to reverse or lessen the amount of tissue infarction and improve clinical outcome fall within 6 categories। सबसे पहले मेडिकल सपोर्ट ABGs, जिसमें ABGs कह रही हूँ, ABCs आपने कर लिया। नंबर 2 IV thrombolysis। नंबर 3 endovascular revascularization। नंबर 4 एंटी thrombotic treatment। नंबर 5 neuroprotection। नंबर 6 stroke centers and rehabilitation। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि पहले आपने क्या करना है। मेडिकल सपोर्ट आपने देनी है। व्हेन इस्केमिक स्ट्रोक अकर्स द इमीडिएट गोल इज़ टू ऑप्टिमाइज सेरेब्रल परफ्यूजन इन द सराउंडिंग इस्केमिक पेनुम्ब्रा। अटेंशन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बेड रिडन पेशेंट्स, यानी कि ये आपने बेड रिडन पेशेंट्स में क्या क्या हो सकता है, ज़ाहिर बात है हेमियोप्रेसिस हो गया है तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है, यूरिनरी और स्किन के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो इन सब को आपने प्रिवेंट करना है। सबक्यूटेनियस हेपरिन इज़ अ सेफ एंड कैन बी यूज कंकमिटेंटली, या फिर इसकी जगह जो है आप जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होते हैं वो भी ऑल्टरनेट टू हेपरिन होते हैं सबक्यूटेनियस, ठीक है, तो वो आप उसकी जगह वो भी दे सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। यूज़ ऑफ न्यूमेटिक compression stocking is of proven benefit in reducing risk of DVT and it is safe alternative to heparin. Blood pressure should be lowered if it exceeds 220 by 120 millimeter of mercury, यानी कि ब्लड प्रेशर उसी वक्त आपने करना है कम जब वो 220 और 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, वरना तो आपने कोई लोअर नहीं करना है। इफ़ देयर इज़ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और कॉन्कोमिटेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया or if blood pressure is more than 185 by 110 millimeter of mercury and thrombolytic therapy is anticipated। तो thrombolytic therapy जो है ना, आप अगर 185 से 110 से ज़्यादा है तो आप नहीं दे सकते हैं। पहले आप ट्रीट करेंगे ब्लड प्रेशर को, उससे कम करेंगे, फिर देंगे आप thrombolytic अगर देना है तो। When faced with the competing demands of the myocardium and brain, lowering the heart rate with beta-1 adrenergic blocker esomolol can be a first step to decrease cardiac work and maintain blood pressure. Fever is detrimental and should be treated by antipyretics अगर हो रहा है तो। Serum glucose should be monitored and kept under 180 mg per deciliter and above at least more than 60 mg per deciliter. तो between 5 to 10% of the patient develop cerebral edema
टू कॉज मास इफेक्ट फॉर 10 days, वाटर रेस्ट्रिक्शन एंड IV मैनिचोल और हाइपरटोनिक सलाइन दिया जा सकता है, मे बी यूज टू रेज द सीरम ऑस्मोलैरिटी, हाइपोवॉल्यूमिया शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो अगर मतलब ये कि ब्रेन एडिमा हुआ है तो फिर हम IV मैनिचोल दे सकते हैं। अब दूसरा है ये हम इस्केमिक स्ट्रोक जब आपने कंफर्म कर लिया CT नॉन कंट्रास्ट से, तो फिर आप इंट्रावीनस थ्रोम्बोलिसिस अब कब दिया जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक NINDS रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यानी RTPA स्ट्रोक स्टडी शोड अ क्लियर बेनिफिट इन सेलेक्टेड पेशेंट्स विद एक्यूट स्ट्रोक। और उसमें किस तरह से देंगे आप? 0.9 मिलीग्राम पर किलोग्राम टू अ मैक्सिमम डोज ऑफ 90 मिलीग्राम। उसका जो है 10% एज बोलस दिया जाता है IV एंड देन रिमाइंडर इज़ गिवन IV ओवर 60 मिनट्स वर्सेस प्लेसिबो विद इन अगर 3 आवर्स ऑफ ऑनसेट स्ट्रोक का पेशेंट आपके पास आ गया। सिम्टोमेटिक इंट्राक्रेनियल हेमरेज अकर इन 6.4% ऑन दिस यानी कि रिकॉम्बिनेंट ये क्या है TPA, ठीक है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो हम दे रहे हैं ना, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड 0.6% इन प्लेसिबो। तो अच्छा खासा मतलब इंट्राक्रेनियल हेमोरेज का इसमें ख़तरा होता है, लेकिन तो इन द RTPA ग्रुप देयर वाज अ सिग्निफिकेंट 12% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पेशेंट विद ओनली मिनिमल डिसेबिलिटी। Thus, despite an increased incidence of symptomatic intracranial hemorrhage, treatment with IV RTPA यानी कि recombinant tissue plasminogen activator within 3 hours of the onset of ischemic stroke improved clinical outcome। ठीक है, अच्छा इसका फिर ना आप ये जो इंट्रावीनस रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है तो इसकी इंडिकेशन क्या है? क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक, ऑनसेट ऑफ सिम्टम टू टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लेस देन 4.5 आवर्स ही होनी चाहिए। CT स्कैन शोइंग नो हेमोरेज एंड नो एडिमा, मोर देन 1/3 ऑफ द MCA टेरिटरी, एज इक्वल टू या मोर देन 18 ईयर्स है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? सस्टेन्ड ब्लड प्रेशर मोर देन 185 बाय 110 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी डिस्पाइट ट्रीटमेंट भी आपने दिया, लेकिन वो 185 110 से अगर ऊपर है तो आप नहीं देंगे TPA। ब्लीडिंग डायथिसिस अगर पेशेंट को है नोन, रीसेंट हेड इंजरी या इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज रीसेंट उसको हुआ था तब नहीं देंगे। मेजर सर्जरी इन प्रीसीडिंग 14 डेज भी नहीं देंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग इन प्रीसीडिंग 21 डेज एंड रीसेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन अगर हुआ था तब भी नहीं देंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। नंबर 3 क्या है? एंडोवेस्कुलर रीवेस्कुलराइजेशन। इसमें आप जो है ना इस्केमिक स्ट्रोक फ्रॉम लार्ज वेसल ऑक्लूजन यानी कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, इंट्राक्रेनियल, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और बेसिलर आर्टरी रिजल्ट्स इन हाई रेट्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी टू थ्रोम्बोलिटिक्स। ठीक है, तो एंडोवेस्कुलर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी इज एन अल्टरनेटिव और एडजंक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट स्ट्रोक इन पेशेंट्स हु आर इनएलिजिबल और हैव कॉन्ट्राइंडिकेशंस। या तो एडजंक्टिव आप दे सकते हैं कि आपने जिसमें TPA दिया उसमें आप एंडोवेस्कुलर रिवेस्कुलराइजेशन भी कर सकते हैं थ्रोम्बेक्टमी के साथ, या फिर उन पेशेंट में जिसमें आप रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और आप नहीं दे सकते, तो फिर उसमें एंडोवेस्कुलर रिवेस्कुलराइजेशन की तरफ आप जाएँ। एंडोवेस्कुलर थेरेपी इम्प्रूव्स क्लिनिकल आउटकम्स फॉर इंटरनल कैरोटिड एंड मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ऑक्लूजन प्रूवन बाय CT एंजियोग्राफी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? CT एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, CTA जिसे कह रहे हैं, अंडर 6 आवर्स फ्रॉम द स्ट्रोक ऑनसेट विद और विदाउट ट्रीटमेंट विद IV टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। या तो आपने दे दिया है या फिर आपने नहीं दिया है, या पेशेंट इनएलिजिबल है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है TPA देना, तो उनमें आप CT एंजियोग्राफी कराएं। रीसेंट डाटा सपोर्ट रिप्लेसिंग IV RTPA विद IV टिनेक्टिप्लेज। अब ना ये हो गया कि टिनेक्टिप्लेज भी आ चुका है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के अलावा, दूसरी ड्रग आ चुकी है, बिकॉज इट इज़ सिंपल, इट्स सिंपल बोलस एडमिनिस्ट्रेशन मेक्स, मतलब उसमें तो आप 10% बोलस देते हैं ना, और बाकी जो है वो आप 1 घंटे में देते हैं। इसमें क्या है कि पूरा आप बोलस में दे सकते हैं। तो द बोलस एडमिनिस्ट्रेशन मेक्स ट्रांसपोर्टिंग द पेशेंट टू एन एंडोवेस्कुलर सेंटर लेस कुम्बरसम अप टू 16 आवर्स फ्रॉम स्ट्रोक ऑनसेट। ठीक है,
अब 4 ये सब आपने कर लिया, तो अब एंटी थ्रोम्बोटिक ट्रीटमेंट है, प्लेटलेट इनहिबिशन कर देंगे आप। एस्पिरिन इज़ द ओनली प्लेटलेट एजेंट दैट हैज़ बीन प्रूवन टू बी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक। There are several antiplatelet agents proven for secondary prevention of stroke. Use of aspirin within 48 hours of ischemic stroke reduces both stroke recurrence risk and mortality. Numerous clinical trials have failed to demonstrate any benefit of routine anticoagulation. तो anticoagulate आपने नहीं करना है, सिर्फ आपने antiplatelet देने हैं, ठीक है। Neuroprotection is the concept of providing a treatment that prolongs the brain's tolerance to ischemia. तो बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं एनिमल में, लेकिन वो इंसानों में जैसे हाइपोथर्मिया क्रिएट करते हैं तो वो बड़ा बेनिफिशियल होता है एनिमल्स में, लेकिन इंसानों में नहीं मिला इस तरह की कोई चीज़। नंबर 6, स्ट्रोक सेंटर्स एंड रिहेबिलिटेशन। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है ना स्ट्रोक की, वो रिहेबिलिटेशन है, जो इतनी ख़राब हमारे मुल्क में है ना, क्या पेशेंट की हालतें हो जाती हैं, ना पेशेंट को बताते हैं सही से, ना जो है वो उनके अटेंडेंट्स को बताते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को। असल चीज़ तो उनको बताना है ना, और पेशेंट फिर किसी को, अगर आपने देखा होगा पास्ट में स्ट्रोक हुआ था, बस वो पेशेंट बेडरिडन हो गया, उसको इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, क्या क्या नहीं हो गया, कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए उसको, तो बुरा हाल। अब फिर किसी आपके पास मॉर्बिडिटी के साथ वो पेशेंट आया, तो ये तो डॉक्टरों की अपनी गलती है ना कि उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि पेशेंट तो बेचारा पैरालाइज हो गया है, तो उसकी फ़िज़ियोथेरेपी करनी थी, उसकी यानी उसकी पैसिव मूवमेंट्स करानी थी 1-2 दफ़ा, मतलब हफ्ता भर कराएगा इंसान फ़िज़ियोथेरेपी, फिर अटेंडेंट्स को चाहिए कि वो सीख लें, तो कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने। अल्लाह से कॉन्ट्रैक्चर्स यानी कि बिल्कुल फिक्स कॉन्ट्रैक्चर्स ऑफ दी जॉइंट्स, दोनों घुटने दोनों, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। फिर सोचो, stroke centers are equipped with acute management of stroke, consider thrombolysis और endovascular revascularization। वहाँ पे अलग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे जो है एक्यूट ट्रीटमेंट स्ट्रोक की, यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और टेनेक्टिप्लेस ये सब दिया जाता है, ठीक है, या CTA करके फिर एंडोवेस्कुलर थ्रोम्बेक्टमी या जो भी है वो की जाती है। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रोक पेशेंट इंक्लूड अर्ली फिजिकल ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपी, जिस पे कुछ भी नहीं बताया जाता हमारे यहाँ, ना हम लोग खुद अपनी जो है ना, कितनी मतलब डॉक्टरों की वो है, बेगैरती कहूँगी मैं, कि नहीं पेशेंट को सही से एक्सप्लेन कर रहे, उसकी फैमिली को नहीं कर रहे, क्या हालत हो जाती है उनकी। इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स एजुकेटिंग द पेशेंट एंड द फैमिली अबाउट द पेशेंट्स न्यूरोलॉजिक डेफिसिट, आप उसको बताएं। प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी। अब इमोबिलिटी हो रही है तो प्रेशर सोर हो जाएंगे, निमोनिया एस्पिरेशन हो जाएगा, DVT हो जाएगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मसल कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाएंगे। भाई उसको कहें हर 2 घंटे के बाद इनकी करवट बदलवानी है, और मतलब जो साइड पैरालाइज हो गई है उसकी पैसिव मूवमेंट्स करानी है। शुरू में अगर आपने फिजियोथेरेपिस्ट को बुला के भी कराया तो सारी ज़िंदगी तो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं करता रहेगा ना, फिर आप सीख लें उसको, यानी कि जो अटेंडेंट हैं, जो फैमिली मेम्बर जो उनके साथ रहते हैं, वो सीख लें कि क्या करना है हमको, किस तरह से उनकी जो है ना वो पैसिव मूवमेंट्स करानी है ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स ना बन जाएं, ठीक है। करवट दिलानी है कि बेड सोर्स ना हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें तो बताई नहीं जाती हैं, और पेशेंट का इतना बुरा हाल होता है, अल्लाह इतना अफसोस होता है मुझे। और यहाँ पे मेरा हाल में मुझे है कि ज़रा सा मतलब कोई बूढ़ा अगर है शख्स, क्योंकि उसमें इतने ख़तरे होते हैं ओल्ड एज में, वो गिरने का, ठीक है, फ्रेलिटी इतनी हो जाती है, तो मतलब पेशेंट जो है वो गिर जाएगा, उस डर से पेशेंट को उठाएंगे ही नहीं, यानी कि बिस्तरी पे लिटा देंगे ताकि वो बेड रिडन हो जाए, उसको पैम्पर लगाना शुरू कर देंगे कि डिग्निटी ख़त्म करेंगे। तो आप देखें मतलब कितनी अपनी जो है वो सहूलत के लिए एक पेशेंट की आप क्वालिटी ऑफ लाइफ तबाह कर दें, तो बहुत ही मुझे अफसोस होता है। तो हर दफ़ा ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई मतलब इस तरह की नौबत ना आए कि इंसान जो है ना वो बिस्तर पे चला जाए, अनलेस कि भाई वो पैरालाइज हो गया, जैसे स्ट्रोक हो गया उसको, वरना तो थोड़ा बहुत बुखार ये कुछ हुआ बस बिस्तर पे डाल दिया। तो ये बहुत मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इस तरह से तबाह करनी किसी की बहुत ही बुरी चीज़ है, ठीक है। तो ये होप कि आपने थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया,
तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।